आज की वीडियो में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे बात करेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, इसमें वर्ड इन्वेंट्री का क्या मतलब है, इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते क्यों हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर बात करने से पहले देखते हैं कि वर्ड इन्वेंट्री का क्या मतलब है। इन्वेंट्री का मतलब होता है वो गुड्स जिसको आप हैंडल करते हैं ताकि सेल करके आप उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें। इन गुड्स को इन्वेंट्री का नाम देते हैं। इन्वेंट्री मीन्स गुड्स यू आर हैंडलिंग फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग फॉर प्रॉफिट, कि वो गुड्स जिनको आप सेल करने की गर्ज से हैंडल करते हैं। ऐसी गुड्स जिनको आप हैंडल इसलिए करते हैं कि आप उसको सेल कर सकें और उसकी सेल से प्रॉफिट अर्न कर सकें, उन गुड्स को इन्वेंट्री का नाम देते हैं। इन्वेंट्री जो है वो कंपनीज़ के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट तरह की हो सकती है और इसी इन्वेंट्री की जो मैनिपुलेशन होती है, इसी की जो हैंडलिंग होती है, इसी को कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब एक कंपनी या एक इंडस्ट्री या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह की इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, उसमें सबसे पहले तो होता है रॉ मटेरियल। वो मटेरियल जिसके ऊपर आप कुछ प्रोसेस करते हैं और उसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, उसको कहते हैं रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल अगर कोई गारमेंट्स इंडस्ट्री है तो उसका रॉ मटेरियल जो होगा वो कॉटन होगा या यार्न होगा, धागा होगा, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो कॉटन है वो शर्ट में या ड्रेसेस में या कपड़े में चेंज हो जाती है। तो इस केस में जो कॉटन है वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होती है। इसके अलावा आपका स्टॉक है। स्टॉक का मतलब ये है कि कंपनीज जब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बना लेती हैं तो वो उसका स्टॉक अपने पास कुछ रखते हैं ताकि जो डिमांड के अंदर कोई सर्ज आती है ना, कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में जो आपका स्टॉक होता है ना उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। अगर आपके पास स्टॉक ना हो और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली आप अपनी प्रोडक्शन तो इतनी इंक्रीज़ नहीं कर सकते कि उसकी डिमांड को फौरी तौर पर कोप कर सकें। तो इसीलिए जो स्टॉक होता है ना उसको यूज़ किया जाता है। तो स्टॉक भी आपकी इन्वेंट्री में आता है। इस तरह फिनिश्ड गुड्स, अब जो प्रोडक्ट्स फाइनलाइज्ड हो जाती हैं, जो कि बन जाती हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूटर पर भेजने से पहले भी कुछ अर्सा उनको स्टोर किया जाता है वेयर हाउस के अंदर, ताकि जब आपका मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट कांटेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, उनके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचते हैं। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के बाद वो प्रोडक्ट्स जो है वो किसी ना किसी जगह पे प्लेस की जाती हैं। इस तरह अनफिनिश्ड गुड्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि या ऐसी गुड्स जो कि अभी प्रोसेस में हैं, मतलब वो फाइनलाइज नहीं हुई, अपनी फाइनल या फिनिशिंग स्टेज पर नहीं पहुंची, तो इंटरमीडिएटली भी आपको उनको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी एग्जांपल दी ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो उसमें सबसे पहले कॉटन आता है। कॉटन के ऊपर फिर स्पिनिंग मिल के अंदर प्रोसेस होता है जिसमें कॉटन जो है वो धागे में चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप धागे को स्टोर कर लें फिर उसके बाद उससे कपड़ा बनाएं तो ये अनफिनिश्ड गुड्स में आता है कि अभी वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनी, वो कॉटन जो है वो ड्रेस में या कपड़ों में चेंज नहीं हुई, क्लॉथ में, लेकिन उससे पहले इंटरमीडिएट स्टेज में वो धागे में तब्दील हो चुकी है। तो उसको स्टोर करना ये अनफिनिश्ड गुड्स हैं, कि ऐसी गुड्स जिनके ऊपर अभी प्रोसेस होना बाकी है या जिनके ऊपर कुछ प्रोसेस हो चुका है, कुछ अभी बाकी है कि वो अपनी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंची, तो उनको भी कभी कभार आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऐसे हो सकते हैं कि उनको स्टोर करने की ज़रूरत पड़े, तो ये भी आपकी इन्वेंट्री में आती हैं। इसी तरह स्पेयर्स हैं। स्पेयर्स का क्या मतलब है कि जो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उन इक्विपमेंट्स के जो स्पेयर्स होते हैं वो भी एज ए इन्वेंट्री होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास स्पेयर्स नहीं है और वो आपका मेन इक्विपमेंट है वो ख़राब हो गया, तो जब तक कि उसके स्पेयर्स अरेंज नहीं होते आपकी प्रोडक्शन स्टॉप रहेगी। तो इसलिए जो स्पेयर्स होते हैं क्रिटिकल इक्विपमेंट्स के, या जो इक्विपमेंट्स लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर या असेंबलिंग लाइन के अंदर यूज़ होते हैं, उनके स्पेयर्स भी रखे जाते हैं। तो ये स्पेयर्स भी एज ए इन्वेंट्री होते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री में जो चीज़ें आती हैं ना वो होते हैं मर्चेंडाइज, कि कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स को या गुड्स को ख़रीद लेती है ताकि उसको अपने पास रखे, और जब उनके रेट रिवाइज हो जाते हैं या कुछ देर के बाद उनको रीसेल कर दिया जाता है, तो ये प्रोडक्ट्स ये गुड्स भी इन्वेंट्री में आती हैं। मतलब आपका मकसद यही था कि आपने कुछ चीज़ें मार्केट से या किसी दूसरी कंपनी से ख़रीदी, उनको अपने पास रखा, जब रेट चेंज हो जाते हैं, रेट बढ़ जाता है, तो आप उसको रीसेल कर दें, उससे प्रॉफिट कमा लें। मतलब कोई भी ऐसी गुड्स या ऐसी चीज़ें या ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको आप हैंडल करते हैं, और हैंडल करने का आपका मकसद ये होता है कि आप इसको बाद में सेल कर सकें और प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो ऐसी गुड्स जो होती है ना उनको इन्वेंट्री का नाम देते हैं। और इसी इन्वेंट्री की जो हैंडलिंग होती है ना, इसको प्रॉपरली हैंडल करना, इन्वेंट्री को डील करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना,
इस कॉन्सेप्ट को इन्वेंट्री मैनेजमेंट का नाम देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, कंज्यूमिंग एंड सेलिंग कंपनीज इन्वेंट्री, कि जो कंपनी की इन्वेंट्री है उसको ऑर्डर करना, उसको स्टोर करना, उसको यूज़ करना या उसको सेल करना, ये जो प्रोसेस है ना इसको कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक कोर एलिमेंट होता है, बिकॉज इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन तक, कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो इस वक्त किस स्टेज में है, रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से फिर वेयर हाउस और वेयर हाउस से पॉइंट ऑफ सेल। आप ये जो पूरी सप्लाई चेन है ना इसके अंदर आप अपनी इन्वेंट्री जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं थ्रू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो इस वक्त किस स्टेज में है, वो प्रोडक्शन की स्टेज में है या प्रोडक्शन के बाद वो वेयर हाउस में है या वेयर हाउस से वो पॉइंट ऑफ सेल तक पहुंच गई है। इसके अलावा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना वो ये है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आपको ये चीज़ पता चलती है कि आपने क्या ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है, और जो आपके पास जब ऑर्डर आ जाए तो उसको आपने प्लेस कहाँ करना है, स्टोर कहाँ करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर चूंकि आपकी इन्वेंट्री की डिटेल्स होती हैं तो आपको पता होता है कि आपके पास कौन सी चीज़ शॉर्टेज में है, और मतलब आपने क्या ऑर्डर करना है और कितना ऑर्डर करना है, कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, और जब वो क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी सप्लायर से तो उसको आपने प्लेस कहाँ पे करना है, उसको स्टोर कहाँ पे करना है। तो ये जो मैटर्स है ना ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट इस चीज़ को इंश्योर करती है कि आपकी जो सप्लाई है ना वो कंटिन्यू रहे ड्यूरिंग ग्लट्स एंड शॉर्टेज, कि अगर किसी मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है मार्केट के अंदर तो ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास अगर कोई रॉ मटेरियल स्टॉक में पड़ा है तो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो स्टॉक के अंदर नहीं पड़ा तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे और आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो इसीलिए जब शॉर्टेजेस होती है ना तो उस सूरत में भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपके बिजनेस प्रोसेस को कंटिन्यू करने में हेल्प करती है। अब देखते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते क्यों हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सबसे पहला बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है ना कि पोस्टिंग राइट प्रोडक्ट्स इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, कि जो राइट प्रोडक्ट्स हैं उनको राइट प्लेस पर रखना राइट टाइम के अंदर, सही प्रोडक्ट्स को सही प्लेस पर सही टाइम के अंदर रखना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इसके अलावा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है ना वो इफेक्टिवली बैलेंस करता है इन्वेंट्री को, कि जो इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है या इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जा रही है। और फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन की एग्जांपल लेते हैं ना, तो प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल वो इन्वेंट्री है जो कि इंडस्ट्री या फैक्ट्री के अंदर आ रही है, और जब वो फाइनल प्रोडक्ट्स बन जाती है ना तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती हैं, तो ये इन्वेंट्री आउट हो रही है। इन दोनों के दरमियान बैलेंस स्ट्राइक करना ताकि जितनी इन्वेंट्री आउट हो रही है ना उसके अकॉर्डिंग आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए तो वो इन भी होना चाहिए, और जितना आपके पास रॉ मटेरियल इन हो रहा है ना उससे जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन रही है ना उनको आउट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आउट नहीं होती तो वो आपके पास स्टॉक पाइल अप होता जाएगा और इससे आपको जो कैश फ्लो है वो भी नहीं होगा, क्योंकि अननेसेसरी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू आप इन्वेंट्री जो आ रही है और जो जा रही है उनके दरमियान एक बैलेंस स्ट्राइक करते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू आप कस्टमर्स की डिमांड्स को भी एड्रेस करते हैं। कस्टमर की डिमांड्स को आप कैसे एड्रेस करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर की एग्जांपल लेते हैं। शॉपकीपर के पास जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स का स्टॉक पड़ा होता है, तो अगर एक प्रोडक्ट उसके पास कम हो गई है और उसको पता नहीं है तो उसके अगर कस्टमर्स आते हैं तो डेफिनेटली वो अपने कस्टमर की डिमांड को एड्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं। और अगर उसने इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट की होती है तो उसको पता होता है कि उसके पास कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कस्टमर्स की डिमांड्स ज़्यादा है, और जिनकी डिमांड ज़्यादा है डेफिनेटली उसका आपके पास स्टॉक भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि कस्टमर्स की डिमांड्स को एड्रेस किया जा सके। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ज़रिए ना कैश फ्लो भी बढ़ता है। कैश फ्लो कैसे बढ़ता है कि अगर आपको पता है कि आपकी कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड्स ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली उन प्रोडक्ट्स को अपने पास रखेंगे, वो प्रोडक्ट सेल होंगे, फिर आप उन प्रोडक्ट्स को और परचेज़ करेंगे, वो फिर सेल हो जाएंगी, तो इसी तरह कैश फ्लो जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसी प्रोडक्ट्स रख लेते हैं जिनकी सेल ही बहुत कम होती है, वो इक्का दुक्का प्रोडक्ट सेल होती हैं, तो
ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि आपका जो कैश है ना वो फंस जाएगा, वो स्टक हो जाएगा, कैश फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट सेल ही नहीं होंगी, और जब सेल नहीं होंगी तो कैश फ्लो कैसे होगा। तो इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आप ये चीज़ को देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है, जिनकी सेल ज़्यादा है, और जिनकी सेल ज़्यादा होती है डेफिनेटली उनसे कैश फ्लो भी बढ़ता है, और जो प्रोडक्ट्स पड़ी रहती हैं जिनकी सेल नहीं होती उससे कैश फ्लो नहीं होता है। इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है ना कि ये आपके पैसों को भी बचाता है। इट हेल्प्स टू सेव मनी वाइल ओवर स्टॉकिंग लेस डिमांड्स प्रोडक्ट्स, कि ये आपको पता चल गया ना कि आपकी डिमांड्स कौन सी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा हैं, कौन से प्रोडक्ट्स की कम है। तो जिनकी डिमांड कम है अगर आप वही प्रोडक्ट्स स्टॉक कर लेंगे तो क्या होगा, आपका पैसा फंस जाएगा, क्योंकि कैश फ्लो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपकी पैसा कैसे बचता है इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट से, कि आप उस जगह इन्वेस्टमेंट करें, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, या उन प्रोडक्ट्स को स्टॉक करें जिनकी डिमांड्स है, जो कि सेल होती हैं या जिनकी सेल ज़्यादा है, उन प्रोडक्ट्स को स्टॉक करें। और अगर आप उन अननेसेसरी प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड्स बिल्कुल नहीं है उनको स्टॉक करेंगे तो इससे आपका पैसा जो है वो फंस जाएगा, कैश फ्लो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा होता है कि स्पॉइलेज, डैमेज, थेफ्ट और रिटर्न से आपकी इन्वेंट्री जो है वो बच जाती है। जैसे हमने देखा ना कि राइट प्रोडक्ट्स, राइट प्लेस, राइट टाइम, अगर आप राइट प्रोडक्ट्स को राइट प्लेस पे रखेंगे ना तो उनकी डैमेज होने के चांसेस, उनके लॉस होने के चांसेस, उनके थेफ्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ही हासिल होती है। तो बेसिकली ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जिनको आप हासिल करते हैं थ्रू इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट।